गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के लिए सीटेट, जेटेट और एस्टेट, बिहार स्टेट के लिए जो कोई 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। जो बहुत आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सीटेट, एस्टेट या जेटेट के, उसमें से इस टाइप का क्वेश्चन आता है। असेसमेंट इवेल्युएशन से क्वेश्चन आता है। रचनात्मक आकलन क्या होता है, योगात्मक आकलन क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो आज हम ये टॉपिक करेंगे, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन से, क्योंकि हर एग्जाम में चाहे आप हिंदी पेडागोजी कीजिए, इंग्लिश पेडागोजी कीजिए, या एसएसटी या साइंस किसी का भी कीजिए, उसमें से इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। या मैथ्स का भी किसी का भी तैयार करें तो इस टाइप का आता है। तो पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन का पढ़ेंगे डिटेल में, फिर उसके साथ ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि आप उसको पढ़ने के दौरान ये सब क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जो कभी सीटेट और जेटेट का तैयारी करते हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, हम आपका सारा कंप्लीट चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाएंगे। चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पहला देख लेते हैं असेसमेंट होता क्या है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट क्या होता है और एवेल्युएशन क्या होता है। तो देखिए असेसमेंट होता है, क्या होता है देख लेते हैं, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। तो लर्निंग के दौरान क्या कहता है, जानकारी इकट्ठा करना ही क्या कहता है, असेसमेंट कहलाता है। यह क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब वो बच्चा सीख रहा होता है क्लास या कहीं पे भी, तो वो जब लर्निंग के दौरान जो एक्टिविटी या जो भी होता है उसके बच्चे के द्वारा, तो वो जब प्रोसेस को हम क्या करते हैं, जब जजमेंट करते हैं, तो ये क्या कहता है, असेसमेंट के अंतर्गत आता है। और यह एक प्रकार क्या है, शॉर्ट तरीका भी माना जाता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक। इसमें क्या कहते हैं, इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, लर्निंग जो लर्निंग होती है उसको क्या कहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने पे ध्यान देते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो असेसमेंट का मतलब समझ गया। फिर एवुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये असेसमेंट होता है कि क्या होता है, एक इम्प्रूव करने का बच्चों का तरीका होता है। चलिए अब जानते हैं असेसमेंट के क्या क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए असेसमेंट का दो प्रकार, आकलन आकलन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है रचनात्मक आकलन और दूसरा होता है योगात्मक आकलन। तो चलिए हम लोग पहले रचनात्मक आकलन क्या होता है और योगात्मक आकलन, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम में बहुत ज़्यादा बोलता है फॉर्मेटिव, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और यहाँ बोलता है समेटिव असेसमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है क्या। चलिए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, एक ऐसा आकलन होता है जो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के दौरान, तो क्या होता है छात्रों को क्या करना, सीखने के प्रक्रिया के दौरान जो ये जो प्रोसेस किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रचनात्मक आकलन, याद रखिएगा। और यह ना कि अंत में होता, तो ये क्या था, अंत में नहीं किया जाता, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा जब स्टार्टिंग सीखने का प्रोसेस में रहता है, तो सीखने का जो दौरान किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन कहते हैं। फिर देख लेते हैं क्या है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की क्या कहता है, प्रगति, तो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने और उनके सीखने की जो जरूरत, शिक्षण की जो कमियां होती है, उनको हम पहचानने में उपयोग करते हैं। तो इसके द्वारा क्या कहते हैं, जो बच्चा सीख रहा है उसके दौरान क्या होता है, बच्चों में जो उसकी कमियां होती है, उसकी कमियों को पहचानने में, इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है निदानात्मक रहता है और एक उपचारात्मक भी होता है। तो इसको भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निदानात्मक होता है, निदानात्मक, और एक होता है उपचारात्मक। उपचारात्मक, तो निदात्मक में कहता है जब बच्चे कहीं स्कूल में या बच्चा सीख रहा है, तो सीखने के दौरान क्या होता है, उसमें कुछ कुछ परेशानियाँ, जो कोई कोई की पॉइंट को नहीं पढ़ सकता या पढ़ने में उसको समस्या होता है, तो क्या कहते हैं, पहले हम उस बच्चे को उस समस्या को जो पहचानते हैं या उस बच्चे इस समस्या को हम पकड़ लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं निदात्मक, ठीक है। और उसको जब हम मतलब वो क्वेश्चन, मतलब कि जो उस बच्चे में जो डाउट रहता है उसको हम जान जाते हैं, और उसको डाउट को फिर हम क्या करते हैं, उसको अपने के माध्यम या किसी साइंटिस्ट, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट के माध्यम के द्वारा हम उसको क्या कहते हैं, जब उसका उपचार कर देते हैं तो उसको बोलते हैं उपचारात्मक माध्यम। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉर्मेटिव आप समझ गए, रचनात्मक आकलन। चलिए अब रचनात्मक आकलन को और जानते हैं। यह बच्चों को जानने का तरीका, जो बच्चे क्या क्या जजमेंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी कुछ एग्जाम्पल, बच्चा सीख रहा है या ग्रुप में सीख रहा है, तो उसके द्वारा क्या होता है, बच्चे नहीं सीख पा रहा है उसके बारे में जानेंगे। या पूरा ग्रुप में बच्चे फुटबॉल कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी के बारे में, बच्चा पढ़ने की प्रक्रिया में क्या क्या गलतियाँ कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जितने भी होते हैं ये सब उसके बारे में आता है। चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए रचनात्मक आकलन के द्वारा क्या होता है, हम कक्षा में चर्चा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ ग्रुप लर्निंग में, ठीक है। तो छात्रों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने में भी, तो छात्र के द्वारा जो मूल्य प्रतिक्रिया एक्टिविटी जो होती है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। छात्रों के निहित प्रश्न पूछ के भी हम कर सकते हैं, तो ये सब उसका एग्जाम्पल है। छात्रों को काम की प्रतिक्रिया देने में भी, ठीक है, छात्रों को प्रोजेक्ट या काम के द्वारा माध्यम से
और छात्रों की अपनी प्रगति या चिंतन करने के द्वारा कहना। तो ये सब रचनात्मक आयाम के अंतर्गत में, ठीक है। जैसे कि होता है क्लास में डिस्कस करना, क्लास डिस्कशन, ठीक है, तो ये सब उसका एग्जाम्पल होता है। और ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ठीक, तो ऑब्जर्वेशन करना, ये सब सारा इसमें ओपन इंडेड क्वेश्चन देना, ओपन इंडेड क्वेश्चन देना, तो ये सब एक्टिविटी सब रचनात्मक का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग नेक्स्ट में अब देख लेते हैं योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से ही दिख रहा होगा कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। परीक्षा मतलब कि ये वर्ष के अंत में या दौरान में, मतलब कि क्या होता है लास्ट में, इस प्रकार का जो होते हैं, तो उसमें हम योग उपयोग करते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी इकाई या पाठ्यक्रम या शिक्षण अवधि के अंत में, क्या है, शिक्षण अवधि के अंत में जो करने की जो प्रक्रिया होता है उसको क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो हम जब अंत में उसको करते हैं, या तो साल में करना चाहिए या हम 6 मंथ में, ठीक है। तो हम जो ये करवाते हैं बच्चों के, जो जांचते हैं, आकलन करते हैं, तो क्या कहता है, ये योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से क्या कहता है, छात्रों की समस्या, ज्ञान और कौशल को आकलन करना। तो क्या कहता है, छात्रों की समस्या का समझ, ज्ञान और कौशल का आकलन करता है, और उन्होंने कितना सीखा उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो समय टिप के बारे में पता चल गया। तो 6 महीना या अंत के बीच में हम इसको करते हैं, तो याद रखिएगा, साल भर या 6 मंथ में जो करते हैं तो इसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। चलिए अब देखते हैं इसका प्रकार क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे मतलब कि आप रचनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन का जो होता है उसी का प्रकार होता है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, सीखने के लिए जब भी बोलेगा तो फॉर लगाइएगा, के लिए मतलब फॉर। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पे देख रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो सीखने के लिए आकलन। चलिए इसमें बारे में जानते हैं। सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग एक प्रकार क्या है, जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में ही छात्रों को क्या कहता है, फीडबैक और मार्गदर्शन का प्रदान करना। तो क्या करना, बच्चों को फीडबैक देना और मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि वो अपनी समझ को क्या कहता है, बेहतर बना सके और अपनी सीख को मजबूत कर सके। तो सीखने के लिए आकलन, ये उसका आपको एग्जाम्पल है, ठीक है, तो समझ गए। तो मतलब इसमें इतना याद रखिएगा कि सीखने का दौरान किया जाता है। क्या कहना था, जब बच्चा सीख रहा है तो उसके दौरान जो एक्टिविटी करेंगे तो ये कहता है असेसमेंट और लर्निंग कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों को जब सीख रहा है तो उसी समय हम क्या करते हैं, बच्चों को फीडबैक देंगे, मार्गदर्शन प्रदान देंगे, क्या कमी है क्या नहीं है, उसके बारे में हम ये एक्टिविटी करवाएंगे, ठीक। तो ये होता है सीखने के दौरान होने वाली प्रक्रिया, तो क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का आकलन क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग मतलब के लिए, ठीक है, और ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का आकलन, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक। चलिए इसमें देख लेते क्या है। सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में का मतलब क्या होता है, विद्यार्थियों की आकलन करना ताकि पता चले कि वह क्या सीख रहा है और उनका प्रदर्शन मूल्यांकन हो सके। तो इसमें क्या करना, पता करना है कि वो क्या सीख रहा है, ठीक है। यह क्या होता है, यह आकलन आमतौर पर एक निश्चित समय अवधि जैसे कि सत्र या वर्ष के अंत में किया जाता है, ठीक है। तो ये करना, तो सीखने का आकलन था सीखने के बाद, तो ये भी याद रखिएगा, सीखने के जो बाद वाले प्रक्रिया होते हैं तो हम क्या करते हैं, बाद वाले। तो बाद में जो करते हैं ये, तो जब बाद में हम जब करते हैं तो इसके अंतर्गत में आता है, तो ये याद रखिएगा। जब बाद में करेंगे तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और पहले मतलब कि यदि हम दौरान जब कर लेते हैं बच्चों को सीखने के दौरान, तो दौरान जो कहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो याद रखिएगा, दौरान में करेंगे तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, और बाद में करेंगे तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं उसी का, और एक आता है सीखने के रूप में आ रहा, असेसमेंट अस लर्निंग। अस लर्निंग के रूप में मतलब खुद से सीखने के रूप में, तो असेसमेंट अस लर्निंग में देख लेते क्या है। यह क्या है, सीखने को बेहतर बनाने और सुधारने के लिए। तो क्या कहता है, सीखने में हम क्या कहते हैं, बेहतर बनाने और उनको सुधारने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें क्या कहता है, छात्र स्वयं सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। इसमें क्या कहता है, स्वयं से सीखता है, तो ये याद रखिएगा, स्वयं से सीखने की जो प्रक्रिया होता है असेसमेंट एज लर्निंग होता है। और अपने कमजोरियों को पहचानता और सुधारने के लिए रणनीतियाँ बनाता है। तो उसमें स्वयं के देखते हैं कि हाँ मेरे में क्या प्रॉब्लम है, बच्चों अपनी कमी को खुद से पहचानता है और खुद से उसमें इम्प्रूव करने का काम करता है, तो असेसमेंट एज लर्निंग होता है, तो ये याद रखिएगा। जैसे कि इसमें क्या करता है, खुद से करेगा तो ग्रुप में, पेयर ग्रुप में ये सीखेगा, ग्रुप के साथ सीखेगा, असेसमेंट करेगा, तो क्या कहता है, ग्रुप में डिस्कस करेगा, तो ग्रुप में डिस्कस करने के बाद बच्चे ज़्यादा अपने आप में सीखता है। तो ये देखो बच्चे यहाँ पे अपना ग्रुप में डिस्कस कर रहा है। चलिए हो गया।
और है इवैल्यूएशन। मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन देख लेते हैं, मूल्यांकन क्या होता है। ये तो इजी है। इसका अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु के प्रक्रिया प्रणाली में जैसे क्या है, गुणवत्ता, मूल्य या प्रभाव का आकलन। तो क्या कहता है, उनकी गुणवत्ता का, मूल्यों का और प्रभावों का आकलन करना, ये होता है इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति व्यवस्था जिसमें डेटा एकत्रित किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है और फिर एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि जैसे कि क्या अच्छा या खराब या क्या सुधार हुआ, ठीक। इसमें तो इसमें यही चीज याद रखें कि मतलब कि बच्चों में कैसे क्या बदलाव हुआ या बच्चा कितना तक सीखा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रक्रिया होता है ये, तो बच्चा कितना सीखा और कैसे सीख रहा, तो बस यही रहता है, कितना सीखा, इसको समझने के लिए कितना सीखा और कैसे सीखा, ये चीज याद रखिएगा, कैसे सीखा। तो ये 2 पॉइंट होता है इसको समझने के लिए। तो कितना सीखा और कैसे सीखा, तो ये होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का, कितना सीखा और कैसे सीखा। इसमें 2 प्रकार भी होते हैं, तो 2 प्रकार थोड़ा जान जाते हैं। जैसे कि इसका 2 प्रकार होता है, एक होता है क्या होता है, मात्रात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, मात्रात्मक मूल्यांकन होता है, मात्रात्मक, और एक होता है गुणात्मक। देखिए मात्रात्मक में क्या होता है, मात्रात्मक में क्या है, मार्क्स, ठीक है। तो उनके मार्क्स में क्या कितना मतलब बदलाव है, ठीक। एक गुणात्मक में उसका व्यवहार में क्या बदलाव है, व्यवहार, बच्चा व्यवहार में कितना, पहले के किस तरह का व्यवहार था, अभी उसका क्लासरूम में उसका व्यवहार कितना है, कितना उसका व्यवहार में मतलब बदलाव हुआ, तो कैसे और कितना सीखा। तो मार्क्स, पहले कितना मतलब कि मतलब क्या होता, पास हो रहा था नॉर्मल, अभी क्या बच्चा A+ ला रहा है, अच्छा ग्रेड ला रहा है। तो ये सब जो होता है बदलाव, ये कितना सीखा और कैसे सीखा, ये सब क्या था, मूल्यांकन के अंतर्गत होता है। और ये क्या कहते हैं, हम लोग अंतिम में करते हैं मूल्यांकन। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं, आखिर पोर्टफोलियो होता क्या है। चलिए तो पोर्टफोलियो के बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए पोर्टफोलियो क्या कहता है, एक प्रकार की फाइल रहती है, आपको फाइल रहती है, तो बच्चे के द्वारा मतलब कि क्या कहता है, एक मतलब कि 1 साल के अंतर्गत या निश्चित अवधि के द्वारा क्या होता है, बच्चों का पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं। तो बच्चों का डाटा का कलेक्शन करते हैं। तो बच्चे का डाटा हम इस फाइल के अंदर में लिख देते हैं स्टार्टिंग से, जैसे कि क्या, जैसे कि उनका नाम लिख देते हैं, बच्चे के नाम लिख देते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक। उसके बाद एक्टिंग, उसकी एक्टिविटी क्या है, बच्चे मतलब कि 1 साल के अंतर्गत में क्या क्या सीखा, अचीवमेंट क्या क्या है, मतलब कि कितना बच्चा क्या क्या हासिल किया उसके बारे में, ठीक है, उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो ये ही होता है, एक फाइल होती है, और फाइल में उनको सारा डाटा लिखा जाता है, ताकि जब वो मान लो फर्स्ट क्लास पास करने के दौरान जब दूसरी क्लास में उनको इंटर करवाया जाता है, तो क्या कहता है, उसकी जो क्लास टीचर रहते हैं उनको ये फाइल प्रोवाइड कर दी जाती है। तो उन फाइल के माध्यम से क्या होता है, बच्चों की जो होती है, बच्चों की पूरा हिस्ट्री पता चलता है कि अच्छा बच्चों का कौन से सब्जेक्ट में वीकनेस है, बच्चों कितना गेन कर पा रहा है, क्या चीज़ उनकी कमियां हैं, क्या उनके प्रॉब्लम है, उनके बारे में सारा डाटा ये पोर्टफोलियो दे देती है, ठीक है। देख लेते हैं छात्र शिक्षक द्वारा अपने कार्यों का संग्रह होता है ना, छात्र शिक्षक के द्वारा क्या करता है, कार्यों का संग्रह करता है, उनकी प्रगति, उनकी कौशल, उनकी उपलब्धियों को दर्शाने वाला यही पोर्टफोलियो होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रूब्रिक्स क्या होता है। रूब्रिक्स के बारे में क्या है, बस इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें क्या होता है, लिखित से लेकर मौखिक होता है, इतना याद रखना है। क्या लिखा था, लिखित से होता है मौखिक के रूप में, बस इतना याद रखिए। मौखिक, लिखित से मौखिक के रूप में जो होता है ये रूब्रिक होता है। जैसे कि पहले पढ़ लेते हैं फिर जानते हैं। रूब्रिक्स क्या होता है, छात्रों को काम मूल्यांकन करने का एक उपकरण है जो बताता है कि किस तरह का काम कैसे और किस स्तर पर मूल्यांकन किया जाना, ठीक है। यह एक तरह का मानदंड होता है, स्कोरिंग गाइड होता है। क्या कहता है इसमें, रूब्रिक्स के माध्यम से हम स्कोरिंग गाइड होता है जो छात्रों को काम के पहलुओं के लिए अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है। तो बच्चों जो छात्रों की जो पहलू हैं उनके गाइड को, पहलुओं को अपेक्षा करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्क्स को, टास्क ऑफ डिफिनेशन, जैसे ग्रेड, पहला ग्रेड, ठीक है, पहला ग्रेड में गुड दे दिए, दूसरा ग्रेड में है नॉर्मल ग्रेड दे दिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ मान लो 60 पर, यहाँ गुड में 70 और यहाँ नॉट गुड, यहाँ नॉट गुड है, तो जैसे मतलब कि नॉर्मल, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट है मतलब हाईएस्ट को A+ दे देते हैं, यहाँ पे A+, फिर यहाँ B इसको दे देते हैं, नॉर्मल गुड है, मार्क्स यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे नॉट गुड, मतलब कि 30 से नीचे या इतना मतलब पास नहीं हुआ था, नॉट गुड। तो इस तरह का अपग्रेड के द्वारा बच्चों को कैटेगरिया में बांटना यही रूब्रिक्स कहलाता है, ठीक। चलिए आप जानते हैं चेकलिस्ट क्या होता है, इसमें क्या कहता है, बच्चों का फीडबैक लिया जाता है। जैसे कि आपको CDP पसंद है या SST पसंद है, ठीक है, CDP हो गया, SST हो गया, या
मैथ्स हो गया या फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब बच्चों के द्वारा जब चेकलिस्ट के द्वारा बच्चे बोलेगा यस, बोलेगा नो, फिर बोलेगा यस, तो यही होता है चेकलिस्ट, मतलब बच्चों के द्वारा फीडबैक लेना कि हाँ ना, तो ये सब जो होते हैं एक्टिविटी, यही सब चेकलिस्ट के अंतर्गत में आता है, ठीक। अब चलिए हम लोग इतना सारा क्वेश्चन पढ़ लिए। अब क्वेश्चन पढ़ने के दौरान क्या करेंगे, आप कुछ एमसीक्यू लगाएंगे ताकि आप क्या कर सके, इससे सारा चीज़ को पूरा अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक। सारा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग लगाते हैं टेस्ट। चलिए तो टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहला प्रश्न कर देते हैं। आज का हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला प्रश्न क्या बोलता है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता। क्या है, सीखने का आकलन को नहीं दर्शाता बताना है। इंग्लिश में है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट लिबरेट असेसमेंट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वह कहाँ है, कैसे जा रहे हैं और वह कैसे पहुंचे, ठीक। शिक्षक सीखने की सुदृढ़ करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। आज रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीकों जैसे कि सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। बताइए कौन सी स्थिति सीखने का आकलन को नहीं दर्शाती है। चलिए बताइए आप लोग। तो कौन सी स्थिति सीखने का आकलन को नहीं दर्शाती है, तो कौन सी स्थिति नहीं दर्शाते वो पूछा, नहीं बोलेगा तो नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं और वो कहाँ कैसे, ये तो सही है। दूसरा, शिक्षक सीखने के सुसज्जित तरीके रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं, ये भी सही है। तीसरा होता प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना करना, ठीक है। तो ये क्या करना, तुलना करना, ये नहीं होगा, ठीक है। और छात्रों का मूल्यांकन तरीके से स्व मूल्यांकन करना, तो ये सब सीखने के आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग के तरीके हैं। बट ये जो होता है बच्चों के बीच क्या कहते हैं, लगातार तुलना, कंपेयरिंग, ये नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंपेरिजन नहीं करना है बच्चों के बीच में, ठीक है। तो इनहेंस परफॉर्मेंस, तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। तो मूल्यांकन का अभी जस्ट बताए थे क्या केंद्र होना। पहला ऑप्शन है अधिगम क्या नहीं कर सकता, इनका चित्रण कैसे करना। कक्षा दूसरे बच्चों की तुलना अधिगम मूर्ता प्रदर्शन को स्पष्टीकरण करना। अगला है मानक वर्ग में बच्चों के लिए लेबलिंग करना। और चौथा अधिगम करता क्या कैसे सीख रहा और उनका वर्णन करना। चलिए आप लोग बताइए कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, इसका क्या कहता है, चित्रण करना, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के दूसरे के बीच तुलना करना, अधिगमताओं के बीच अधिगम प्रदर्शन को स्पष्ट करना, ये भी नहीं। मानक वर्ग में बच्चों का लेबलिंग लगाना, ये भी नहीं। क्या कहता है इसमें, अभी जस्ट बताया था ना, बच्चों क्या कैसे सीख रहा है, यही होता है मूल्यांकन, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, इसके बारे में जांच करना मूल्यांकन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं। अब जस्ट पढ़े पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है, तो नहीं बताना है। पहला है पोर्टफोलियो समय विशेष दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है, ठीक। दूसरा है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्पनाओं करने, संग्रह करने और मूल्यांकन करने का कार्य करते हैं। अगला है पोर्टफोलियो बच्चों को स्व अधिगम कर्तव्य प्रतिक्रिया आकलन संग्रह करने के स्वनियमित करने के लिए संपूर्ण करते हैं। अगला है पोर्टफोलियो में असंबंध परीक्षण और क्यूज होते हैं और अधिगम उत्पादित होने को सुनिश्चित करते हैं। चल बताइए, ये पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। अब जस्ट हम लोग बताएं पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चों का एक प्रकार डाटा रहता है और उसका पूरी डिटेल रहता है। तो आप लोग बताइए पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। चलिए तो हम लोग आंसर भी बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है, इसके दौरान कार्यों और संकलित किया विकास में, ये तो सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्पना का संग्रह करने और मूल्यांकन करने में काम करता है, हाँ ये भी सही है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्व अधिगम प्रगति आकलन और संग्रह स्वनियमित करने में भी काम करता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, पोर्टफोलियो असंबंध परीक्षण और क्यूज होते हैं और अधिगम उत्पादन करने में सुनिश्चित करते हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, नहीं होता है, ठीक है ना। पोर्टफोलियो कंपेरिजाइज, ठीक है, एंड डिसकंटिन्यूअस टेस्ट एंड क्यूज हेल्प टू असेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये चीज हमेशा प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, बाबा के सारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राजा एक क्या है, ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है, ठीक है। तो ईवीएस शिक्षक आकलन का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित मौखिक से दृश्य तक के सभी घटकों की उपलब्धियां मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा है, तो क्या उपयोग कर रहा है, तो आप बताइए। पहला ऑप्शन है रूब्रिक्स,
ऑप्शन नंबर बी चेकलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड, और ऑप्शन नंबर बी अवलोकन पत्र, ऑब्जर्वेशन सेट। चलिए बताइए। तो अभी जस्ट हम बताएं, क्या बताए थे, लिखित से लेकर मौखिक। यहाँ पे लिखित, ध्यान दीजिए, लिखित से मौखिक हम क्या बताएं, लिखित से मौखिक, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इंग्लिश में होगा, तो राइटिंग और विजुअल। तो क्या है, राइटिंग और विजुअल जो होता है, हम जस्ट क्या बताए थे, ये जब होता है तो क्या होता है, रूब्रिक्स होता है, लिखित से लेकर मौखिक के रूप में, ठीक है। तो इनका दोबारा स्टूडेंट को काम आने वाले जितने भी अचीवमेंट या इंडिकेटर होता है वो सब बताता था। तो ये याद रखिएगा, लिखित से मौखिक के रूप में बताता, तो यह होता है रूब्रिक्स। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आकलन असेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में। बच्चों को भयावह परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति सीखने वाले प्रखर संभावनाओं के रूप में चिन्हित करना, अधिगम का विश्वसनीय प्रतिष्ठित देना, और कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। चलिए बताइए, आकलन का क्या उद्देश्य है। अभी जस्ट पढ़े हम लोग आकलन। चलिए तो आंसर की बढ़ते हैं, क्या है। तो सबसे क्या, पहले देख ले, बच्चों को भयभीत परिवेश प्रेरित करना, ये तो नहीं है। बच्चों को धीमी गति सीखने के वाले प्रखर, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लिया स्लो एंड ब्राइट, ये भी नहीं होगा। अध्ययन का विश्वास ने पुष्टि देना, ठीक है। तो क्रेडिबल फीडबैक देना, और अगला कक्षा में प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्या करना, बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना है, ठीक है, इंकरेज नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्रतिपुष्टि गुड फीडबैक देना। तो यही होता है आकलन का सही उद्देश्य, ठीक। तो इतना हो गया आप लोगों का। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो नया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, फिर उसको नेक्स्ट हम लोग ये कर लेंगे, जैसे कि कुछ कुछ नया टॉपिक आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए